प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ इस ध्वनि विस्तारक के माध्यम से, ऑडियो संचालन के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो देश की स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और कोशिश ये है कि लोग अपने घरों में बैठे रहें और इसके तहत आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आपका सिलेबस पूरा हो। इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय ने जो एक सार्थक कदम उठाया है, बिहार सरकार और भारत सरकार के तत्वावधान की, जो बच्चे जहाँ बैठे हैं, जो छात्र जहाँ बैठे हैं, उनके शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस उनको प्रोवाइड करें ताकि बच्चे घर पर बैठ के ही उन चीज़ों को सीख सकें। तो इसी श्रृंखला में मैं कमलेंद्र चक्रपाणी हूँ और मैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी का सहायक प्राचार्य हूँ। हिंदी विषय है मेरा और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के बच्चों के लिए यहाँ हूँ और उनकी कक्षा में लूँगा। और इस कक्षा के तहत आज मैं हिंदी साहित्य के उद्भट कवि मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्रसिद्ध रचना है जयद्रथ वध, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जयद्रथ वध महाभारत की एक छोटी सी कहानी है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन और उस चक्रव्यूह के बाद में उसे फंस कर वीरगति को प्राप्त होना और उसके बाद अर्जुन द्वारा उसका बदला लेना। जयद्रथ ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए अर्जुन की पूरी दृष्टि उस पर थी और अर्जुन चाहता था कि जयद्रथ का वध हो और उसी को ध्यान में रखकर मैथिली शरण गुप्त ने ये रचना लिखी थी। लेकिन यह रचना अपने आप में उस समय बहुत समसामयिक थी और इस रचना के बारे में विस्तार से आपसे बात करूँगा। लेकिन पहली बात जो आपसे मैं करना चाहूँगा वो ये कि हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त का नाम कितना बड़ा था और क्यों था। तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय धारा के कवि माने जाते हैं। ये लगभग सारे बच्चों को पता ही होगा, नहीं है तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि हिंदी साहित्य में 4 काल माने जाते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में जब खड़ी बोली हिंदी अपने पैर पसार रही थी, धीरे धीरे जब खड़ी बोली का विस्तार होना शुरू हुआ और इस खड़ी बोली को विस्तारित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है और उन्होंने 1900 ईस्वी में अपनी एक पत्रिका सरस्वती को शुरू किया था और उसके माध्यम से उन्होंने एक आह्वान किया था पूरे देश में कि जितने भी ऐसे कवि हैं या फिर जो कुछ लिखना चाहते हैं वो हमारी पत्रिका से जुड़ें और उस पत्रिका में जितनी बातें हैं अपनी मन की वो दे सकते हैं। एक बात और थी कि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामियों को झेल रहा था और देश परेशान था क्योंकि उस गुलामी से उन्हें छुटकारा पाना था और बहुत एक कश्मकश की स्थिति थी। जो युवा थे उनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत थी, लेकिन एक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिससे वो काम कर सकें। जो कवि थे, जो लेखक थे, उनको पता नहीं था कि इस तरीके से मैं अपनी बातें जनमानस तक पहुंचाऊं। इसी श्रृंखला में जब सरस्वती पत्रिका का उदय हुआ या फिर जब इसका प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ तो जितने भी यशस्वी कवि थे, जिसमें आप मैथिली शरण गुप्त का नाम है, सिया राम शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इन सारे कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं इसमें देनी शुरू की और देखते देखते सरस्वती पत्रिका का एक बहुत बड़ा नाम हो गया और इस पूरे इन चीज़ों का जो श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ बात मैथिली शरण गुप्त की कर रहा हूँ और थोड़ा सा विषय से भटकने की मेरी आदत है, चूँकि मैं आपको इस विषय के साथ साथ हिंदी साहित्य से जुड़ी और भी जो गतिविधियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताता चलूं ताकि आपको समझ में आता जाए कि हिंदी साहित्य कितना बड़ा है और उसका विस्तार कितना ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त से कि बेसिकली मैथिली शरण गुप्त कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कितने ईस्वी में उन्होंने किन किन कविताओं को लिखा था, उन्हें किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया था। पहले हम इसके बारे में बातें करेंगे, फिर
जब अगली कक्षा होगी तो उसमें मैं जयद्रथ वध का काव्य पाठ करूँगा। उसके बाद उसके सारांश के ऊपर, उसके भावार्थ के ऊपर हम बात करेंगे कि जयद्रथ वध कविता के माध्यम से कवि मुख्य रूप से कहना क्या चाहते थे। उसके बाद हम बातें करेंगे जयद्रथ वध कविता लिखी क्यों गई, उसकी भाषा पे हम बात करेंगे कि उसकी भाषा शैली कैसी थी। मैथिली शरण गुप्त जी ने जब लिखना शुरू किया तब का जो समय था, उस समय में कवियों की मनोदशा क्या थी और कवियों के ऊपर एक जो मनोविज्ञान होता है वो क्या चल रहा था, उन सब बातों पर भी हम धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। उसके बाद बारी आएगी प्रश्नोत्तर की, इससे जुड़े जो प्रश्नोत्तर होंगे उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से ही बता दूं, ताकि जब आपकी जो परीक्षा की घड़ी आए, जो परीक्षा का समय हो, उसमें आप उन प्रश्नों को अच्छे से समझ लें और उसका उत्तर आपको पता रहे। देखिए, चीज़ें दो हैं। अगर आप जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला तो यह कि जिस कविता को पढ़ रहे हैं तो कविता का कवि कौन है और कवि ने किस विधा में लिखना शुरू किया है। कवि का अपना जो एक मुखर स्फुट है वो किस तरीके से वो कहना चाहता है, किस ईस्वी में वो कविता कही गई। उदाहरण के तौर पे मैं मैथिली शरण गुप्त की ही बात कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं और भी बातें मैं बताऊँगा आपको। मैथिली शरण गुप्त जैसे जितने भी कवि थे, चाहे इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त हों, माखनलाल चतुर्वेदी हों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हों, रामनरेश त्रिपाठी हों, ये सारे एक ही एरा के कवि माने जाते हैं और इनको माना जाता है कि ये राष्ट्रीय धारा के कवि थे। अब राष्ट्रीय धारा क्या था? तो राष्ट्रीय धारा के कवि कहने का मतलब था कि इनकी जितनी कविताएं होती थी, एक तो वो वीरता से ओतप्रोत होती थी और ये राष्ट्र के हित के लिए कुछ करना चाहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 1901 का समय था, जिस समय में हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। हमारे देश में अंग्रेज़ों का बोलबाला था और हर जगह हमारे जो देश के बंधु हैं, जो भाई हैं, वो प्रताड़ित हो रहे थे किसी न किसी रूप में। उनके अंदर वो रोष तो था ही, वो रोष पनप रहा था, लेकिन इस रोष को एक अग्नि का मुखर कैसे दिया जाए वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब कविता का माहौल आया तो इस लेखनी के माध्यम से लोगों ने अपनी भड़ास, अपना जो फ्रस्ट्रेशन था वो निकालना शुरू किया। तो राष्ट्रीय धारा के ये जितने भी कवि हुए थे, उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से लिखना शुरू किया और जितना भी उबाल था उनके खून में वो सारा कलम के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उन्होंने देना शुरू कर दिया था। इसके बाद तो राष्ट्रीय धारा की कविताएं जो राष्ट्रीयता से जो प्रेरित चीज़ें थीं, जो राष्ट्रीयता से प्रेरित चीज़ें थीं, उसको इसके अंतर्गत डाला गया था और लोगों ने कोशिश की थी कि जैसा है जो है वह उसके मुताबिक हो। तो उस फहरिस्त में जो पहला नाम आता है वो मैथिली शरण गुप्त का आता है। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। झांसी उत्तर प्रदेश चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 3 अगस्त 1918, माफ़ कीजिएगा, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम काशीबाई था। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। पढ़ने लिखने में बेहद कमज़ोर, चूँकि खेलकूद पर अधिक ध्यान रहता था इनका, और जिसके कारण की पढ़ाई जो है वो अधूरी रह गई। इसके बाद इनके जो गुरु थे रामस्वरूप शास्त्री और दुर्गा दत्त पंत जी, इन्होंने इनको घर पे ही पढ़ाया। घर में ही इनको हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, इन सारी विधाओं का अध्ययन करवाया गया और मुंशी अजमेरी जी ने इनका मार्गदर्शन किया था। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नामक की कविता इन्होंने लिखी थी और इसके बाद ये महाकवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और उनकी कविताएं जो थी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो चंद ऐसे शिष्य थे जो बहुत ज़्यादा, जिनको द्विवेदी जी प्रेम करते थे, वो मैथिली शरण गुप्त थे। मैथिली शरण गुप्त को उन्होंने समझिए कि वरदहस्त दिया हुआ था और उनका वरदहस्त सदैव उनके ऊपर रहा था, जिसके कारण कभी भी कोई समस्या उनको नहीं हुई और लगातार उनकी लेखनी में सुधार आता गया। तो जो उनकी लेखनी में सुधार आता गया वो उसका बहुत बड़ा एक कारण मैथिली शरण महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं।
मैथिली शरण गुप्त की लेखनी को सुधारने में एक छोटी सी बात याद आ रही है, एक वाकया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने एक कवि का नाम सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के उद्भट कवि माने जाते हैं, और निराला की जो शब्द शैली थी, जो उनका शब्द संचय था, वो कमाल का था। तत्सम शब्दों को गढ़कर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिरोया था। और राम की शक्ति पूजा तो उनकी ज़बरदस्त कविता है। उसके दो चार चंद लाइनें मुझे याद हैं, मैं बाद में कभी शेयर करूंगा आपसे। तो जिस समय उन्होंने जूही की कली एक कविता लिखी थी, और सरस्वती में बड़े चाव से उन्होंने भेजा था पत्रिका में, लेकिन वो कविता थोड़ी हट के थी। जो जिस जोन में उस समय के कवि लिख रहे थे, उस जोन की वो कविता नहीं थी, वो कुछ हट के कविता थी। और शायद इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को वो कविता जची नहीं, और उन्होंने उस कविता को खारिज कर दिया, सिरे से लौटा दिया। और ये बहुत दुख हुआ था उनको कि जिस तरीके से मैंने लिखा है, और नए लोगों को जैसे द्विवेदी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने निराला को सपोर्ट नहीं किया। और ये एक छोटी सी घटना शायद उनके मन पे इतनी ज़्यादा कौंध कर गई थी, बैठ गई थी, कि आने वाले समय में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा था निराला को। जबकि निराला उद्भट कवि माने जाते हैं, उनकी शब्द शैली आप देखें या फिर उनकी जो कुछ कविताएं हैं वो कमाल की कविताएं हैं। लेकिन जिस रेंज के कवि थे, उनको कभी वो प्रसिद्धि या फिर कभी आलोचकों या समालोचकों द्वारा वो सम्मान नहीं मिल पाया। निराला उपेक्षित ही रह गए। तो कुछ लोगों के साथ शायद उनके भाग्य में ये रहता हो। बहरहाल मैथिली शरण गुप्त का जो प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग था, और दूसरे बाद उसके जो प्रकाशित हुई कविता वो जयद्रथ वध थी। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध वज्रांगना का भी अनुवाद किया था। सन 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया गया। भारत भारती उनकी एक ऐसी कविता है, 1912 या 13 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में, जो भारत हमारा देश है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि हमारा देश क्या था, क्या है और क्या हो गया। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसका बखान किया था कि हम कभी सोने की चिड़िया कहलाते थे, लेकिन धीरे धीरे हम अपने ही अस्तित्व को भूलते चले गए। जो हमारे संस्कार थे, जो हमारे रीति रिवाज थे, उनको हमने पाश्चात्य सभ्यता के अंदर ऐसा खो दिया कि हमारा देश उस तरीके से ख़त्म होना शुरू हो गया। और हम अब उस पतन की ओर हैं, जहाँ पर से फिर से हम दोबारा अपने उस सोने की चिड़िया भारत को देख नहीं सकते। तो भारत भारती उनकी बहुत प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इसके अलावा उन्होंने एक महाकाव्य साकेत की भी रचना की थी, उर्मिला के प्रति। एक चीज़ मैं इसमें ये बताऊंगा, साकेत की अगर बात चली है तो साकेत के बारे में ये बता दूं आपको कि साकेत इकलौता ऐसा महाकाव्य है जो रामायण से संबद्ध तो है ही, लेकिन साकेत इकलौता ऐसा महाकाव्य है जिसमें उर्मिला का वर्णन किया गया है, उर्मिला के पक्ष का वर्णन किया गया है। आपने रामायण, अभी तो रामायण सीरियल भी आ रहा है DD1 पे, नेशनल पे, आप देख भी रहे होंगे। उसमें एक ऐसी पात्र है उर्मिला, जिसको सदैव उपेक्षित रखा गया है। भगवान राम वनवास को गए, 14 पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास पे गए। उनकी भार्या उनके साथ थी। भाई का फ़र्ज़ निभाते हुए लक्ष्मण भी उनके साथ गए, लेकिन जब उर्मिला ने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, तो लक्ष्मण ने साफ मना कर दिया। और आप सोच के देखें कि नवविवाहिता है, ठीक है, रामचंद्र जी ने भी कष्ट भोगा और वो 14 वर्ष तक वनवास का जो एक वन में रहना पड़ा उनको, वो रहे थे वन में। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि वन में रहे तो वो अकेले नहीं रहे, उनकी भार्या उनके साथ थी। सुख दुख की जो साथी कहते हैं, जीवन संगिनी का नाम ही यही है, आप सुख दुख के भागी होते हैं। लेकिन लक्ष्मण का क्या और उर्मिला का क्या, 14 वर्ष तक दोनों एक दूसरे से अलग रहे, दोनों एक दूसरे के विक्षोभ में रहे, और उस समय तो कुछ ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि आप उससे कोई वार्तालाप कर लें। तो ये एक ऐसा पात्र था उस पूरे रामायण में जो उपेक्षित रह गया, और मैथिली शरण गुप्त ने उसी एक पात्र को उभारने की पूरी कोशिश की है, और उसमें वो सफल भी हुए हैं। साकेत का 9वां सर्ग है, 9वें सर्ग में आप जब पढ़ेंगे तो उर्मिला के संताप के विषय में उन्होंने जिक्र किया है। और
अपने अपना जो हृदय में उनके जो भी उद्गार था उर्मिला को लेकर या आ, उनकी उसकी उस बेबसी को लेकर जो भी था उन्होंने उसको लिखा है। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की थी। 16 अप्रैल 1941 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण वो गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल भी ले जाया गया। जितने भी अभी कवियों के मैंने नाम लिए हैं वो सारे कवि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे और महात्मा गांधी के पूरे सपोर्टर थे। और जिस तरीके से उस समय जो वाक़या चल रहा था, देश जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहा था, सब लोगों को ज़रूरत है कि सब लोग आगे बढ़कर आएँ और इस महासमर में कूदें। तो अपनी लेखनी के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त तो थे ही और उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी भी थी, लेकिन उन रचनाओं के साथ साथ वो सन 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह में कूदे भी थे और महात्मा गांधी के साथ भी हुए थे, जिसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। पहले तो उनको झांसी जेल में रखा गया, फिर उनको आगरा जेल भी शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। जो भी आरोप उन पर लगाए गए थे अंग्रेज सरकार ने, वो आरोप सिद्ध नहीं हुए, जिसके कारण 7 महीने बाद उनको छोड़ भी दिया गया था। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की। उन्हें सम्मानित भी किया गया और राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य बने कुछ दिन के लिए। और अंततः सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, हमारे प्रथम देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ उन्हें भेंट किया था तथा हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट से सम्मानित भी किया था उनको। वे मानद प्रोफेसर के रूप में वहाँ नियुक्त भी हुए। सन 1954 ईस्वी में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। इस तरीके से ये उनका एक पूरा जीवन चक्र है, जिस तरीके से उन्होंने सरस्वती पत्रिका से अपनी शुरुआत की। अब इसमें 2-3 चीज़ें देखिए कि कितने कर्मठ व्यक्ति थे वो, और कितना व्यक्तित्व उनका कितना बड़ा और विशाल था कि ऐसा व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया, जिसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, घर पे उसने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा भी ऐसी पाई कि एक उद्भट विद्वान बनकर आया, उभरा और अंततः पद्म विभूषण से वो व्यक्ति सम्मानित होता है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए, आपके लिए एक सीखने का विषय तो है ही कि अगर इंसान के अंदर वो जज्बा हो, वो ताकत हो, तो बहुत आगे जा सकता है। एक शेर याद आता है कि सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या खाक चलें जो घुटनों के बल चलें। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई गोल है, सबसे पहली बात तो ये कि अपने लाइफ में आप एक टारगेट तो सेट करके ज़रूर चलें, क्योंकि अगर आप टारगेट सेट करके नहीं चलेंगे तो वो पता नहीं चल पाएगा आपको कि आप बेसिकली कहाँ फाइट करने जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। सच है, जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर अगर जाता है तो उसको पता होता है कि कौन सी बॉल कैसी आ रही है और उसको किस दिशा में मारना है। मान लो अगर किसी बॉल में आता है वो ऑफ साइड की गेंद है और आपने लेग स्टंप पे खेला, तो आप आउट होने की पूरी संभावना रहती है। तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस विधा में सबसे ज़्यादा कंफर्ट है, कौन सा जोन आपका सबसे कंफर्ट है, और जो जोन आपका बहुत कंफर्ट होगा उस जोन के अंतर्गत आपको जाना चाहिए और उसमें पूरी मेहनत करें, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें। और मुझे ऐसा लगता है, भरोसा भी है मुझे कि आप 100% एक दिन अपने उस मुकाम को, उस टारगेट को ज़रूर पाएंगे। हम जितने भी कवियों को, जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनसे हमें एक चीज़ को तो सीखने का मौका ज़रूर मिलता है कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अभाव की ज़िंदगी गुजारी है। पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके पास मनोबल बहुत ज़बरदस्त था, आत्मविश्वास बहुत बड़ा था, पढ़ने की एक इच्छा शक्ति थी, दृढ़ता थी, जिसके कारण उन्होंने हर क्षेत्र में कमाल किया। हिंदी के जो कथा सम्राट कहे जाते हैं, प्रेमचंद, आपके सिलेबस में भी प्रेमचंद हैं, जिनका नॉवल है निर्मला, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे बाद में, अगली कक्षा में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रेमचंद ने काफ़ी अभाव में अपनी ज़िंदगी गुजारी और
बहुत लोगों का ये कहना भी है, जब मैं जहाँ भी कक्षाएं मैंने पहले भी ली हूँ, जब कहीं भी कक्षाएं लेता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि प्रेमचंद निराशावादी थे। अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को यथार्थ के रूप में रियलिस्टिक लिखा है और उसने चीज़ों को यथेष्ट रूप से लिखा है, साफ लिखा है, तो उसको आप निराशावादी क्यों कहेंगे? उसने झेला है, उस जीवन को झेला है, उस आदमी ने उस चीज़ को देखा है, उस अभाव को देखा है, उस आर्थिक तंगी को देखा है, तो फिर वो कैसे कह सकता है? उसने विधवाओं के जीवन को देखा है कि विधवाओं का जीवन कितना बुरा होता था। उनके सर मुड़वा दिए जाते थे, उनको एक बंद कोठरी में रखा जाता था, उनको दूर से पानी दिया जाता था, वो सोशल में नहीं आ सकती, सामाजिक के किसी काम को नहीं कर सकती थी। तो जब इतनी बंदिशें थीं जहाँ पे, वहाँ पे आप कैसे कहते हैं? जब वो लिखेगा तो इन्हीं लेखक या कवि जो भी होता है वो अनुभवों के आधार पे ही लिखता है। तो लेखक ने आज तक जो भी कहानियाँ लिखी हैं या जो भी उपन्यास जिसने भी गढ़े हैं, वो एक तो अपने सघन अनुभव के आधार पर वो चीज़ों को लिखता है। तो समाज में जो चीज़ें घट रही थी उस समय, उनको देखकर ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया था। आप सेवा सदन पढ़ लें प्रेमचंद की, सेवा सदन में साफ उन्होंने सुमन के माध्यम से वो विधवा का जो प्रसंग उठाया वो दिखाया है कि विधवाओं का जीवन मतलब जब पति का वरदहस्त आपके सर पे ना हो, जब एक छत्र छाया ना हो, तो उसकी स्थिति कितनी ख़राब हो जाती है। तो हमारे देश में जो ये प्रथा थी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने मिलकर जो उसके लिए एक फ़ाइट किया था, वो सिर्फ यही था कि बहुत पहले तो हमारे यहाँ सती प्रथा भी हुआ करता था। जैसे किसी राजपूताने घराने में तो बहुत समय तक ये चलता रहा कि कोई राजपूत वीर अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी उसके शव के साथ उसकी पत्नी को भी उसी चिता में डाल दिया जाता था और वो जलती थी वो नारी, सती प्रथा। और ये आप समझ के देख लें कि किसी हमारे बॉडी में कोई टच हो जाता है, कोई चीज़ अगर छू जाती है गर्म चीज़, तो हम कितना परेशान होते हैं। और ज़िंदा आदमी को आप उस चिता के साथ बिठा देते हैं, सती करते हैं। सोचिए कितनी निशंस बातें होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को बदलने के लिए कोई ना कोई पुरुष या महापुरुष के रूप में आता है, और बदलना हम ही को, आपको है, और कोई बदल नहीं सकता उसको। तो उसके लिए हमें वो सोचना पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त ऐसे ही एक योद्धा थे, या फिर ऐसे ही शब्द के जादूगर थे, जिन्होंने अपने शब्द के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने की कोशिश की थी। और कभी भी वो स्कूल नहीं गए। मैंने पहले भी बताया था कि खेल कूद में उनका बहुत ध्यान रहता था, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। मेरे माता पिता ने सोचा कि अब ये पढ़ नहीं सकता, लेकिन जब ये घर पे बैठे और घर पे जब इनके गुरु मुंशी अजमेरी दास ने इनको जब सिखाना शुरू किया, तो धीरे धीरे इनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा। और तब इन्होंने बांग्ला साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य सब कोई अच्छे से जानकारी ली। और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने कनकलता नाम से कविता कबीर की भी रचना कर दी। और बाद में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी का सानिध्य इनको मिला, तब इन्होंने अपने आप को निखारा। और निखारा भी ऐसा कि उन्होंने एक के बाद एक बढ़ के जितनी कविताएं होती हैं, चाहे वो भारत भारती हो, जयद्रथ वध हो, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिन्होंने, जो रंग में भंग उन्होंने लिखा। और वो सारी कविताएं एक से बढ़कर एक हैं। और बाद में यही व्यक्ति जब अपनी कविताओं के साथ साथ जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब देश को मेरी ज़रूरत है, तो वो स्वतंत्रता संग्राम में भी कूदते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का अंजाम ये होता है कि अंग्रेज़ सरकार द्वारा वो पकड़े जाते हैं, और पकड़ने के बाद उनको जेल की सज़ा भी होती है। लेकिन जेल से वो छूटते भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता। और फिर से वो अपनी उस शब्द के साथ खेलना शुरू करते हैं, और फिर से वो अपनी कविताओं का सृजन शुरू कर देते हैं। और कविताओं का सृजन भी ऐसा कि जब उसको लोग पढ़ते थे, मैं जब जयद्रथ वध का काव्य पाठ करूँगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से शब्दों के उतार चढ़ाव को उन्होंने दिया है। शब्दों के तो जादूगर थे वो। तो कुल मिलाकर जो मेरे कहने का तात्पर्य, जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इतनी बातें मैथिली शरण गुप्त के बारे में आज मैंने की है कि जिस व्यक्ति को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, या जिस कवि विशेष के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उस कवि के बारे में आप जानकारी ले लें, या आप उस कवि के बारे में जानें कि वो क्या थे और उनकी बेसिकली महत्याएँ क्या क्या थी। उनकी जो कृतियाँ हैं वो
हाँ, महाकाव्य दो हैं, साकेत और यशोधरा। खंड काव्य बहुत सारे हैं, जिसमें जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक्संहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, प्रतिदक्षिणा, दिवोदास और भूमिराग। कुछ नाटक भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट वन, विरहनी, वैतालिक, शक्ति, ये कुछ इनके नाटक हैं। कुछ संस्कृत में उन्होंने जैसे स्वप्न वासन दत्ता प्रतिमा अभिषेक का उन्होंने अनुवाद किया है। बंगाली में मेघनाथ वध का भी अनुवाद उन्होंने किया है। तो इस तरीके से इनके पास इनकी जो कृतियाँ हैं वो बहुत विस्तार है उसका, और काफ़ी काम किया है इस पर उन्होंने। मैथिली शरण गुप्त का अपना एक प्रकाशन भी था, और जिससे वो जो चिर प्रकाशन होता था उसी से उनकी जितनी किताबें होती थी उसी प्रकाशन के तहत होती थी। उनकी जो विशेषताएं थी, काव्यगत विशेषताएं, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि गुप्त जी जो थे वो स्वभाव से लोक संग्रही कवि थे, और अपने युग की समस्याओं के प्रति वो विशेष रूप से संवेदनशील रहे थे। अब युग की समस्याएं क्या थीं, तो उस समय जो समाज सबसे ज़्यादा परेशान था जिन चीज़ों से, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी सरकार का जो हुकूमत थी, और उस गुलामी से वो बहुत परेशान थे। उनको ये हमेशा लगता था कि आज़ादी एक बहुत बड़ा मायना है, और आज़ादी को लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो एक भारतीय का अस्तित्व था वो अस्तित्व ख़त्म हो रहा था, वो अस्तित्व विहीन हो रहा था। इसलिए जो युग की समस्याएं थी उसके प्रति वो विशेष रूप से संवेदनशील और जागरूक थे। उनका काव्य और वैष्णव भावना से परिपोषित होता था, और साथ ही साथ वो जागरण और सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी होते थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, ये उनके आदर्श रहे। और इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व गुप्त जी का युवा मन जो था वो गर्म दल और क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। महात्मा गांधी का तो बहुत सम्मान वो करते थे, लेकिन इसके पूर्व चूँकि वो बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों से जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय से जुड़े हुए थे, और जिनमें जो आपको, आपने शायद कभी इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो नेताओं का दल था भारत देश में वो दो दल में बंटा हुआ था। एक गर्म दल के नेता थे, दूसरे नरम दल के नेता थे। गर्म दल के नेताओं का मानना ये होता था कि जितनी भी ऊर्जा है वो पूरे ऊर्जा के साथ बहिष्कार करो, और चाहे वो हिंसा हो या खून खराबा हो, जिस तरीके से जो भी विधि होती है, बस आज़ादी पानी है। जो नरम दल के लोग थे वो सोचते थे ज़्यादा, उनका ये मानना था कि अहिंसा बहुत बड़ा चीज़ है, खून बहाने से कुछ ऐसा होता नहीं है। और जो नरम दल के नेता से उसमें महात्मा गांधी का नाम सर्वोपरि आता है, और आपको पता भी है कि महात्मा गांधी की इसी अहिंसा का जो हथियार था जिसके बदौलत हमें आज स्वतंत्रता मिली थी। जयद्रथ वध और भारत भारती में अपने उनके वही क्रांतिकारी स्वर सुनाई देते हैं मैथिली शरण गुप्त के। बाद में जब वो महात्मा गांधी से जुड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े, विनोबा भावे से जुड़े, तब वो गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष को समझने लगे, और वो समझ गए कि मुख्य रूप से गांधीवादी व्यवस्था जो है वो, या फिर महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं, उसमें जो कुछ मुख्य तथ्य थे वो ये थे कि राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता क्या थी, गौरव में अतीत और इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता क्या थी, पारिवारिक जीवन का यथोचित जो महत्व था उसको कितना देना चाह रहा, ये था भारतवर्ष में नारी का जो था की जो स्थिति थी उसको कितना महत्व देना है, और महत्व क्या देना है, सबसे ज़्यादा विशेष महत्व नारी को ही देना था। प्रबंध और मुक्तक दोनों में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये कुल मिलाकर मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये सारी बातें हैं जो मैथिली शरण गुप्त को एक बहुत बड़ा कवि बनाती हैं और देश का प्रखर कवि बनाती है। और राष्ट्रीय धारा के कवियों की जब जब बात होगी तब मतलब मैथिली शरण गुप्त को याद किया जाएगा। तो छात्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस विश्वास के साथ कि आज मैंने जो मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको बातें बताई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, और कल से फिर हम इसी समय 12 बजे आपसे जुड़ेंगे, और इसके बाद
आगे की कक्षा में आपको बताऊंगा। अभी जयद्रथ कवच के ऊपर कुछ दिन बात करेंगे, फिर हमारे पास जो जो सिलेबस के हिसाब से है हम उसके हिसाब से चलेंगे। और मैं चाहूँगा कि बहुत चंद दिनों में वो सारी चीज़ों को समेट के आपको एक ऐसा पैकेज दे दूँ ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।